नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हमें अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि उसको पूरा कंप्लीट भरेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक स्टेप उसका बताऊंगा। बड़ा ही इजी उसको समझाने वाला हूं मैं आज। और आपको सभी को ये भरना पड़ेगा, हर एक जोन के जो है वहाँ भरा जाता है, क्योंकि सभी जोन के साथ अटेस्टेशन फॉर्म तो आता ही आता है। तो सभी जोन के कैंडिडेट को ये भरना रहता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आपको इसमें गलती नहीं करना है, कुछ भी गलती नहीं करना है और सारा इसमें सच सच बताना है, क्योंकि जो भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो इसी फॉर्म की सहायता से होगा, सारा पुलिस वेरिफिकेशन। ओके, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर सच्ची और अच्छी अपडेट आपको हर समय प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारा अटेस्टेशन फॉर्म है और ये एक साथी ने मेरे पास भेजा था। उन्होंने पूछा था कि भाई यार ये बताओ हमें किस तरह से भरना है, तो मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इसका जो पहले ही सबसे आपको दे रखा है कि ये वार्निंग है और ये वार्निंग आपको फॉलो करनी है। इसमें पहला पॉइंट जो आपको दे रखा है, इसके अंदर ये दे रखा है कि आपको कभी भी कोई भी जो सूचना देनी है वो छिपाकर नहीं देनी है। जो सच सच सूचना है, ठीक है, वो सूचना आपको उसके सामने प्रस्तुत करनी है। और अगर आप इस तरह की सूचना नहीं दिखाते और बाद में उनको पता चलता है तो आप एक अयोग्य अधिकारी माने जाओगे और आपकी उम्मीदवारिता है जो उसको रद्द कर दिया जाएगा एनी टाइम में। ठीक है, यानी कि आपने गलत सूचना दी है और जो कुछ है वो छिपाने की कोशिश की है। दूसरा यहाँ पे 2 नंबर आपको ये दे रखा है कि अगर आप जैसे अभी फॉर्म भर रहे हो, मान लो अभी जनवरी है या अभी दिसंबर है, तो आप फॉर्म भर रहे हो और इन फ्यूचर यानी कि फरवरी के अंदर यानी कि फरवरी दूसरे महीने के अंदर या जनवरी के एंड के अंदर आपके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है जो आपने फॉर्म के अंदर नहीं भरी है, क्योंकि आप फॉर्म तो अभी भर रहे हो। तो उसके बाद में अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो वो घटना भी आपको बाद में वो जा करके बतानी है, अन्यथा भी आपकी जॉब जो है वो टर्मिनेट होने के बहुत सारे जो चांस है वो रहते हैं। 3 नंबर पे बात करते 3 नंबर में आपका दे रखा है कि जो भी आप सूचना दे रहे हो, इन फ्यूचर अगर उस सूचना के अंदर से गलत कुछ भी पाया जाता है ना, जो आपने अगर कुछ गलत दे दिया, द फैक्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन फर्निश्ड और दैट देयर हैज़ बीन सस्पेंशन सप्रेशन ऑफ एनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अटेस्टेशन फॉर्म कम्स टू नोटिस एंड, यानी कि नोटिस में अगर आपकी कोई आ जाती है तो आप टर्मिनेट कर दिए जाओगे। पूरी सर्विस के दौरान अगर कोई इस तरह की आपकी यानी कि फाल्स सूचना को गलत सूचना पाई जाती है जो आप इस फॉर्म के अंदर अप्लाई कर रहे हो, तब भी आपको टर्मिनेट जॉब से कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको फोटो दे रखा है जो कि आपका 6 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, और उस फॉर्म को आप एक गैजेटेड ऑफिसर से यहाँ पे आपको फॉर्म को फोटो को सिग्नेचर करवाना है, अटेस्टेड करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में यहाँ आपका दे रखा है नेम इन फुल इन ब्लॉक लेटर, यानी कि कैपिटल लेटर में। जैसे यहाँ सर लिखा हो ना, सर नेम, ये कैपिटल लेटर में, तो ऐसे ही आपने अपना नाम सर ने जो कैपिटल लेटर में डालना है। यहाँ आपका सरनेम डालना है। जैसे किसी का नाम अब जिस भाई ने भेजा है उसी का नाम जो है आप ले लेते हैं। तो उनका नाम जैसे अजय काम्बिया जी है, तो अजय काम्बिया जी आपका नाम लेंगे तो यहाँ पे जो सरनेम है, पहले यहाँ पे सरनेम आ जाएगा, सरनेम आ जाएगा काम्बिया। अगर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर भी लिखा हुआ है ना तो काम्बिया वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा अजय। ठीक है, अगर कोई जैसे ऐसे लगाता है अजय वर्मा, अजय वर्मा, तो यहाँ पे पहले वर्मा आएगा, यानी कि सरनेम पहले आएगा और नाम यहाँ पे बाद में आएगा। ठीक है, इस तरह से नाम है। अगर जैसे कोई लगाता है अजय शर्मा, तो यहाँ पे शर्मा पहले आएगा और अजय यहाँ बाद में आएगा। ओके दोस्तों, इस तरह से आपका ये नाम और सरनेम हो जाएगा। उसके बाद ये प्रेजेंट एड्रेस इन फुल, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है ना उसको पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे देना है। गांव है तो गांव, टाउन है तो टाउन, उसके बाद विलेज, थाना, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, सारा कुछ, हाउस नंबर, स्ट्रीट, टोटल आपको यहाँ देना है। उसके बाद होम एड्रेस इन फुल, यहाँ पे आपको होम एड्रेस देना है, जो भी आपका होम एड्रेस है। अगर सेम है होम एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आप सेम कर सकते हो, सेम लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो भी कोई कैंडिडेट जो पाकिस्तान में उनका जैसे कोई रेजिडेंस या वगैरह, इफ़ ओरिजिनल रेजिडेंस ऑफ पाकिस्तान एंड एड्रेस दैट कंट्री एंड दैट इन द माइग्रेशन टू इंडियन यूनियन, यानी कि पाकिस्तान में कोई कैंडिडेट था, तो इस तरह का तो बहुत ही रेयर चांस है, कोई होगा भी नहीं मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों ये 4 नंबर जो है, यहाँ पे आपको जहाँ भी अगर आप 21 वर्ष की आयु के बाद अगर आप 1 साल से ज़्यादा आउट ऑफ यानी कि कंट्री रहे हो, जहाँ भी, ठीक है, एक स्थान पर आप 1 साल तक रहे हो या उससे अधिक समय तक रहे हो, पाकिस्तान को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आप अपने विदेश में रहे हो, ठीक है, तो इसको पूरा आपको दिखाना पड़ेगा। पिछले 5 वर्षों के अंदर जहाँ भी आप रहे हो, ये टोटल आपको इसके बारे में दिखाना पड़ेगा। नीचे आपको दिया हुआ है कहाँ कहाँ आपको जहाँ आप है फ्रॉम टू, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप रहे हो। उसके बाद आपको जो निवास स्थान है उसका यहाँ पे पूरा पता देना है। ठीक है, जो भी निवास स्थान है उसका पूरा आपको पता देना है। और ज़िला और उसका मुख्यालय, जो यहाँ पे जहाँ आप रहे थे उसका ज़िला और उसका मुख्यालय का यहाँ पे आपको पता देना है। अगर आप कहीं रहे हो इन 5 सालों के अंदर, यानी कि 5 साल के अंदर, या आपकी उम्र 21 साल की
प्राप्त करने के बाद में अगर आप कहीं रहे हो, इसके बारे में यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मेंशन करना है जहाँ पे आप रहे हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे इंडिया में भी रहे हो तो भी आपको पूरा जो है वो आपका डिटेल बताना पड़ेगा, और आउट ऑफ कंट्री अगर रहे हो तो भी आपको पूरा डिटेल बताना पड़ेगा, ये एड्रेस वगैरह। ठीक है, वो टोटल यानी टाइम, ये टाइम है कहाँ से लेके कहाँ तक, यानी मान लो 2019 से लेके आप 2020 तक रहते हो या 2018 से लेके 19 तक रहते हो, तो ये फ्रॉम हो गया, ये टू हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये वहाँ का एड्रेस, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस आपको पूरा देना है, और ये वहाँ के हेडक्वार्टर का, डिस्ट्रिक्ट का पूरा डिटेल देना है। और पीछे मैंने आपको बताया था इसी के अंदर जो आपका अगर आउट ऑफ इंडिया रहे हो, विदेश, और उसके अंदर पाकिस्तान को इंक्लूड किया गया है, अगर पाकिस्तान में भी रहे हो तो भी आपको करना है। ठीक है, नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पे आपको फैमिली की डिटेल दी गई है, आप इसके बारे में पूरा फिल करना है। आपके फादर का नाम लिखना है, नेम इन फुल एलाइस, यानी आपके फादर का नाम लिखना है। आपके यहाँ पे नेशनलिटी लिखनी है, उनकी क्या है, उनका बर्थ का प्लेस लिखना है क्या है, उनका ऑक्यूपेशन लिखना है क्या है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो उनका डेजिग्नेशन, पूरा ऑफिशियल एड्रेस देना है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो। ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं देना है। ठीक है, अगर वो एम्प्लॉयड हैं तो। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, ठीक है, जो आपका पोस्टल एड्रेस उसको देना है। उसके बाद परमानेंट, अगर दोनों सेम है तो आप दोनों सेम भी कर सकते हो कोई भी, और सेम नीचे ही आपकी मदर का, फिर नीचे वाइफ का, फिर नीचे ब्रदर का और सिस्टर का, ये आपको टोटल दे रखे हैं। ये ब्रदर का है, ये सिस्टर का है। ठीक है, वाइफ का, या अगर कोई लेडीज़ है, लड़की है, तो उसके हस्बैंड का पूरा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आ गया इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड सन और डॉटर इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग, यानी आपके बच्चों के बारे में आपको जो है लिखना है। ठीक है, जो भी आपके बच्चे हैं, अगर कोई लड़का है लड़की है तो उसका नाम लिखना है, नेशनलिटी, बर्थ प्लेस आपको डोमिसाइल, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, कहाँ पे उसका जन्म हुआ है। उसके बाद कंट्री इन विच स्टडिंग लिविंग, यानी कि जहाँ पे वो रहता है उसके बारे में आपको बताना है पूरा एड्रेस के साथ। डेट फ्रॉम विच स्टडिंग लिविंग इन द कंट्री मेंशन इन द प्रेयर्स कॉलम, यानी कि उसकी कंट्री के बारे में आपको बताना है। अगर वो आउट ऑफ इंडिया है तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, अब दोस्तों आपका अपना डिटेल शुरू हो चुका है। यहाँ पे आपको अपनी नेशनलिटी लिखनी है, यानी कि आप इंडियन है तो इंडियन लिखोगे आप। डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आपको क्या डेट ऑफ बर्थ है, आपका जन्म तिथि लिखना है। प्रेजेंट एज, आपकी वर्तमान उम्र क्या है वो लिखना है आपको। एज एट मेट्रिकुलेशन, यानी कि जब आपने 10वीं की थी तब आपकी एज क्या थी वो लिखनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड, आपको अपनी जगह का नाम लिखना है जहाँ पे आपका जन्म हुआ था, आपका जिला लिखना है, और आपकी स्टेट यानी कि राज्य के बारे में बताना है, किस राज्य के अंदर आपका हुआ था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ऑफ विच यू बिलोंग, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, जिस स्टेट से, जिस राज्य से और जिस जिले से बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, आपके पिताजी कहाँ के हैं वो आपको लिखना है, यानी कि कौन सी जिले और कौन से स्टेट से एक्चुअली आपके फादर बिलोंग करते हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, तो कई बार ये होता है ना, कहीं आप पर रहते कहीं और है और फिर घर वाले चेंज कर लेते हैं और कहीं दूर चले जाते हैं, कहीं और जगह चले जाते हैं, तो इस तरह से उसको फिलअप करना है। उसके बाद यूअर रिलीजन, आपका धर्म दे रखा है यहाँ पे, धर्म आपका क्या है। आर यू मेंबर ऑफ ए SC ST, आंसर येस और नो, अगर आप SC ST मेंबर है तो वो भी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, अब आपका 10 नंबर पे आ गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस एजुकेशन विद ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर एज, यानी कि 10th शुरू हो जाती है ना, 15 के बाद मोस्टली 10th शुरू हो जाती है, तो 10th फिर आपका ITI, यहाँ पे डिप्लोमा अगर है तो डिप्लोमा वाले डिप्लोमा, PCM वाले अगर हैं तो वो PCM का अपना +2 लिख देंगे SNT वाले के लिए। और उसके बाद अगर आपका BTech है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है टोटल आपको यहाँ लिखना है। और आप यहाँ पे इंटरिंग डेट जैसे मैंने टोटल बताया वो उस तरह से आपको इंटर कर देना है। जब आपने स्कूल में दाखिला लिया, उसके बाद स्कूल को छोड़ा, उसके बाद कौन सा एग्ज़ाम पास किया उसको आपको लिखना है टोटल। ठीक है, जैसे आपने 10th यहाँ पे किया, 10th का आप यहाँ लिख दिया, और आपने स्कूल में दाखिला लिया मान लो 2008 के अंदर या 2010 के अंदर मान लो दाखिला लिया। ठीक है, और उसकी तारीख आपको लिख देनी है कि मार्च में लिया या अप्रैल के अंदर लिया। फिर डेट ऑफ लिविंग, आपने 2011 के अंदर स्कूल को छोड़ दिया, 2011 अप्रैल 2011 में 10वीं आपकी कंप्लीट हो गई, तो इस तरह से आपको उसकी डिटेल लिखनी है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप 5-7 डेट ऊपर नीचे लिख सकते हो अगर आपको एग्जैक्ट याद नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट वाला जो हमारा कॉलम है इसके अंदर आपको 11 नंबर में जो भी आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट संस्था के अंदर कभी काम किए तो उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, कब से लेके कब तक। ठीक है, उसके बाद डेजिग्नेशन एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप किस तरह की, किस पोस्ट के ऊपर आप थे और आपकी काम करने का जो नेचर था वो क्या था। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम दे देना है, पूरा नेम दे देना है। उसके बाद जो कंपनी थी उसका नाम यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे दे सकते हो। नेक्स्ट वाले के अंदर अगर बात करें तो यहाँ आपको कारण बताना पड़ेगा कि क्यों आपने जो है पहली नौकरी छोड़ी थी। ठीक है, यहाँ पे पीरियड आपको टोटल ये डेजिग्नेशन बताना है, ये इमोलूमेंट्स इसको छोड़ देना, ये कोई खास नहीं है इतना। उसके बाद यहाँ फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, जिस कंपनी में आप या जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसका पूरा नाम, उसका एड्रेस। उसके बाद कारण बताना है कि आपने क्यों छोड़ी जॉब।
ठीक है, ये आपका 11 नंबर कॉलम हो गया। और इसमें अगर आप प्राइवेट कंपनी में कहीं जॉब किए हो तो उसको आपको डिटेल बताना कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जॉब में अगर थे कहीं पीछे तो उसी का डिटेल बताना है। यहाँ प्राइवेट का कोई मैटर नहीं है, किसी को प्राइवेट का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये आता है, ये आपका कुछ जैसे पुरानी गवर्नमेंट के अंदर जब आप कहीं अगर जॉब कर रहे थे तो उस गवर्नमेंट में आपने गवर्नमेंट को नोटिस दे के फिर ही आपने रिजाइन जो है लिया था ना, तो ये इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। इसके बाद नीचे जो आता है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपके आ जाते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें तो 12 नंबर यहाँ कहता है हैव यू इवन बीन अरेस्टेड, मतलब कि आप कभी गिरफ्तार हुए हो, तो आपको यहाँ पे यस या नो जो है ट्रू बात आपको लिखनी है। अगर आप हुए हैं तो हुए हैं, अगर नहीं हुए तो नहीं हुए, ठीक है। आर यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, यानी आपके ऊपर कभी मुकदमा चलाया गया है, अगर चला है तो चला है, अगर नहीं चला है तो चला है, नहीं चला है तो आपको इसका पूरा जो है सच सच बताना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आया हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर द डिटेंशन, यानी कि आपको कभी नज़रबंद किया गया है, तो यस और नो में आपको पूरा पूरा सही बताना है। हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, यानी कि आपको कभी जो बंदी बनाया गया है तो ये भी आपको पूरा सही बताना है कि हाँ मेरे को बंदी बनाया गया या मेरे को बंदी नहीं बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या आप ये लिखा है हैव यू बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ एनी ऑफेंस, यानी कि जुर्माना आपके ऊपर लगा है क्या कोर्ट के द्वारा कभी भी, तो आपको ये भी अपना सच सच बताना है जो भी आपके ऊपर अगर किसी के ऊपर हुआ है। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें, हैव यू बीन एवर डिबेर्ड फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन और रेस्ट्रिकेटेड बाय एनी यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशन अथॉरिटी, यानी कि आपको कभी किसी एग्ज़ाम से, किसी विश्वविद्यालय से वर्जित किया गया हो, इस तरह का शैक्षणिक अधिकारी से आपको कहीं भी बाहर निकाला गया हो या आपको टर्मिनेट किया गया हो, रिस्ट्रिक्टेड किया गया हो, तो उस तरह का अगर कोई केस है तो वो भी आपको बताना है। नीचे दिया गया है हैव यू बीन डिबेर्ड और डिसक्वालीफाई बाय एनी पब्लिक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एनी इन ऑफ द एग्जामिनेशन सिलेक्शन, यानी कि आपको कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन के दौरान बाहर निकाला गया है कोई प्रशासनिक अधिकारी के दौरान, वही वाली, यानी कि किसी भी सेवा के अंदर आपको बाहर निकाला गया तो ये पुरानी वही आपकी बात आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे की बात करें तो अब नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है, यहाँ पे अगर आपको किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन से अगर आप डिसक्वालीफाई नहीं हुए हो तो आपको येस और नो लगाना है, अगर हुए हो तो येस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सोच समझ कर देने हैं जितने भी आप दे रहे हो येस और नो, क्योंकि आपको येस करने में भी परेशानी है और नो में भी परेशानी है। येस है तो आप फिर परेशान हो जाओगे, नो है तो आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सोच समझ करके लगाना, ये आपके पर्सनल पॉइंट है, ठीक है। इनके अंदर मैं गाइडलाइन नहीं कर सकता, आपको जो भी एग्जैक्ट है वही बताना आप, और इन्होंने शुरू में ही दे दिया है वार्निंग कि आपका जॉब कभी भी टर्मिनेट हो सकता है, तो ठीक है। उसके बाद आता है इज़ एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन कोर्ट लॉ एट द टाइम ऑफ फिलिंग द अटेस्टेशन, यानी कि कोर्ट के अंदर अभी भी कोई आपका जो कोई इस तरह का केस पेंडिंग पड़ा है जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, यानी कि जो जनवरी में फॉर्म फिल करेगा उसके खिलाफ कोई केस तो नहीं पड़ा कोर्ट के अंदर, या कोई दिसंबर में फॉर्म अभी फिल कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई केस तो नहीं पड़ा, तो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इफ़ इज़ एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशनल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ टाइम द फिलिंग, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी या किसी एजुकेशन अथॉरिटी के अगेंस्ट आपका तो कोई अभी तो केस नहीं पड़ा है जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो, तो इसको आपको येस नो करना है। वेदर डिस्चार्ज एक्सप्लेन्ड विड्रॉन फ्रॉम एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ अदरवाइज, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी संस्थान के द्वारा आपको वो तो बाहर तो नहीं निकाला गया कभी भी, ठीक है, यानी कि उनको आपको रस्टिकेट तो नहीं किया इस तरह का, या डिस्चार्ज नहीं किया है, ठीक है। किसी भी संस्थान ने, किसी भी कार्यशाला ने आपको बाहर नहीं निकाला है, तो हाँ यहाँ आपके यस नो आपको करना है, ओके। यहाँ आपको दिया गया है इफ़ द आंसर ओ टू बी एनी अबव मेंशन क्वेश्चन, इफ़ यस, अगर आप यस करते हो तो उसका पार्टिकुलर आपको क्या करना है, उस केस का जो भी है टोटल आपको डिटेल यहाँ पे बतानी पड़ेगी, आपको पूरा कॉलम दे रखा है, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने यहाँ नोट में दे रखा है कि अगर आप यस करते हो तो उसकी पूरी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी, और ऊपर इन्होंने वार्निंग दिया था, उस वार्निंग के बारे में ये कह रहे हैं कि उसका पूरा का पूरा ध्यान रखना जब भी आप पूरे फॉर्म को फिल कर रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको करवा लेना है उसका। अगर बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे 2 आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन के साइन करवाने हैं, ठीक है। जो भी आपकी जानकारी के अंदर हो, अपने फैमिली मेम्बर का नहीं करवाना है, और यहाँ पे ऐसे लोगों का साइन करवाना है जो आपके प्रति क्या कहें, यानी कि मतलब आपकी तरफ सोचते हों, यानी आपकी बुराई काट करने वाले ना हों, ठीक है, उनको करवाना है। जो आपके प्रति वफादार टाइप में हम कह सकते हैं, तो वो आपकी कभी भी शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन होगी तो वो सीधा इन लोगों के पास जब आएगी पुलिस, इनसे पूछताछ करेगी, तो वो लोग आपके बारे में कुछ बुरा नहीं कहेंगे, आपका भला ही भला
कहेंगे तो यहाँ से आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा और अपनी जानकारी की ही आप डलवाना। उसके बाद में यहाँ आपको टोटल जो है आई सर्टिफाइड दैट द फोर्जिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी मेरे हिसाब से सही है और इसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं नहीं जानता या मैंने नहीं बताई है। ठीक है, तो और यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ पे डेट एंड प्लेस आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको फिल हो गया। अब ये आपका आगे है इंटिनिटी बॉन्ड, तो यह आपका एक पहचान पत्र टाइप में हो जाता है। यहाँ पे आपको टोटल जो है किसी भी एक का साइन करवाना है आपको। गैजेटेड ऑफिसर ऑफ स्कूल स्टेट, ठीक है, कोई भी गैजेटेड ऑफिसर होते हैं उसके करवा सकते हो आप। कोई भी पार्लियामेंट का अधिकारी है उससे आप करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली का है उससे भी आप करवा देंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए और एमपी से। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिसर से आप करवा सकते हो। तहसीलदार से, नायब तहसीलदार से, डिप्टी तहसीलदार या नायब तहसीलदार एक ही हो गए उनसे करवा सकते हो। प्रिंसिपल, हेडमास्टर, रिकॉग्नाइज स्कूल कॉलेज वहाँ से आप करवा सकते हो। प्रिंसिपल या जिसको आप लेक्चरर बोल देते हैं उनसे भी करवा सकते हो। पोस्ट मास्टर है उससे भी आप करवा सकते हो। और पंचायत इंस्पेक्टर है, लेकिन ये जो भी करवाने हैं आपको गवर्नमेंट ऑफिसर यानी कि सभी गवर्नमेंट होने चाहिए उनसे करवाने हैं। कहीं आप पोस्ट मास्टर प्राइवेट के पास चले जाओ, ठीक है, तो ये आपको साइन करवाने हैं गैजेटेड ऑफिसर से। ये आपको टोटल डिटेल दे रखा है। फिर यहाँ पे वो आपको सर्टिफाई कर देगा पूरा कि आई नो, आपका नाम आ जाएगा। अगर लड़का है तो कुमारी, लड़का है तो कुमार। ठीक है, उसके बाद सन ऑफ श्री, डॉट ऑफ श्री, ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है मैं उसको इतने सालों से जानता हूँ, इतने महीनों से जानता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे डेट और सिग्नेचर। ठीक है, फिर ये सिग्नेचर उस जो जानता है जिस बंदे ने है उस बंदे का सिग्नेचर आ जाएगा, वो यहाँ पे अपना साइन कर देगा। ठीक है, यहाँ पे पूरी डिटेल वो अपनी फिलअप कर देगा। अब ये नीचे जो है ये आपको नहीं भरना है। यहाँ पे जो भी पोस्ट और डेजिग्नेशन आपको दिया जाएगा वो आपका ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। पोस्ट विच इज कैंडिडेट बिंग कंसीडर्ड, यानी जिस पोस्ट के लिए आपको कंसीडर किया गया है वो आपको यहाँ पे वो ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। ये ऊपर वाला आपको भरवाना है, नीचे वाला आपको नहीं भरवाना है। अब आपके करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में आ जाता है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो सर्टिफिकेट आई है, तो ये आपका सर्टिफिकेट इस तरह से हो जाता है। यहाँ पे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है। टोटल आपको करेक्टर सर्टिफिकेट तो बनवाते ही रहते हो, करेक्टर सर्टिफिकेट का तो सभी को पता रहता है, मदर फादर का नेम। ठीक है, उसके बाद ठीक है ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपका अनेक्सर 2 हो गया। ठीक है, अनेक्सर 2 आपको करेक्टर सर्टिफिकेट 2 अलग अलग ऑफिसर से तैयार करवाना है। ये दूसरे ऑफिसर से आपका करेक्टर सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा, वो पहले वाले से तैयार हो जाएगा। ये आप करवा सकते हो। अब ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाता है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म। तो दोस्तों ये वीडियो आपका इतना ही है और मैंने कंप्लीट इसके अंदर टोटल जितनी भी अटेस्टेशन फॉर्म की जो जानकारी है वो सारी आपको दे दी है। और आप जो करेक्टर सर्टिफिकेट है इसके 2 अलग अलग ऑफिसर से आपको साइन करवाने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट के अंदर आप कमेंट कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर दिया उस पर आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। कॉल मत करना यार, व्हाट्सअप करके उस पर पूछ लेना। मैं आपको पूरी प्रॉपर जो है डिटेल जितना पता होगा उतना पूरा का पूरा बता दूंगा। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, बहुत सारे साथी उनको पता नहीं लग पाता है। ठीक है, और मैंने इजी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर ना समझा पाया तो आप मेल कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।